दोस्तों नमस्कार। आज है 5 जुलाई 2020। तो आइए चर्चा करते हैं जनरल इश्यूज़ की जो न्यूज़पेपर्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेंडेमिक 2020 की। आईसीएमआर ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लॉन्च करने का जो टारगेट 15 अगस्त का है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इंडिया कोविड-19 किट्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड BBIL, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, आईसीएमआर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर इस वैक्सीन के लिए काम शुरू किया है। ये जो वैक्सीन है ये 3 फेसेस से गुजरेगी। ये तीनों फेसेस ह्यूमन ट्रायल के होंगे। इमरजेंसी यूज के लिए जो अप्रूवल दिया जाता है उसे इमरजेंसी में जल्दी कर दिया जाता है। और इसके फर्स्ट फेज़ के ट्रायल का काम सुनने में आ रहा है कि शुरू हो गया है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इस वैक्सीन का अप्रूवल देता है। इसके ह्यूमन ट्रायल जुलाई में शुरू हो जाएंगे। मई में आईसीएमआर ने डिक्लेयर किया था कि वो भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वैक्सीन 2 तरह की होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। पहली वैक्सीन जो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें बार बार डोज नहीं लेनी पड़ती है और जिनका कमज़ोर इम्यून सिस्टम होता है लेकिन उनको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में डेड वायरस का उपयोग होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। कोरोना वायरस के संदर्भ में ये अच्छी खबर है। और जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है इसमें बूस्टर की डोज बार बार लेनी पड़ती है। तीसरा एक जो इशू पूरे वर्ल्ड में उभर कर आने लगा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक, दिनों दिन जो ज़्यादा प्लास्टिक यूज हो रही है ग्लव्स में और कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स में इसमें, तो इसके सिंगल यूज प्लास्टिक को किस तरह से रिसाइकिल किया जाए। यूएसए में जो लॉ है उसके हिसाब से सिंगल यूज प्लास्टिक को बड़े स्तर पर रिसाइकिल किया जाता है। दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक्स है इंडियन रेलवे से रिलेटेड। भारतीय रेलवे ने रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत कुछ प्राइवेट ट्रेन्स को चलाया जाएगा और इन ट्रेन्स का जो मकसद है वो लोगों को ज़्यादा आरामदायक, लोगों की यात्रा को ज़्यादा आरामदायक बनाना और पर्यटकों को अट्रैक्ट करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं यात्री किराए पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इसको ना बढ़ाने को लेकर, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जो फ्रीएट के या सामान के किराए हैं उनमें बदलाव आता रहता है। इस तरह से जो निर्भरता है फ्रीएट की वो ज़्यादातर ट्रकों से है या सड़क मार्ग से है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और इससे हमारे देश में नई नई तरह की सुविधाएं मिलेंगी और रेलवे में बड़े स्तर पर बदलाव संभावित है। आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने ऐप्स को बैन कर दिया है। इस लिस्ट में 59 ऐप्स हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने 4 जुलाई को अनाउंस किया कि होम ग्रोन ऐप्स पर जोर दिया जाएगा। इसे डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत के नाम दिया गया है। ये वर्ल्ड क्लास ऐप को बनाने का एक चैलेंज है। इसे 8 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रमुख श्रेणियां जो हैं वो सोशल नेटवर्किंग, एंटरटेनमेंट, ई लर्निंग और गेमिंग है। हर कैटेगरी में 20 लाख का इनाम रखा गया है। इससे भारत के आईटी प्रोफेशनल्स का टैलेंट काम में आएगा और प्रतियोगिता भी बढ़ेगी। इंडिया में 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। मोबाइल ऐप्स के मामले में इंडिया चौथा सबसे बड़ा बाज़ार
पूरे वर्ल्ड में है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने कई दिनों से ऐसा कहा था कि कंप्लेंट्स उनको मिल रही थी कि मोबाइल ऐप से डेटा चोरी या जो डेटा है उसको गलत तरीके से ट्रांसमिट किया जा रहा है अनऑथोराइज मैनर में आईओएस और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये भारत की सॉवरेनिटी या स्वतंत्रता के अगेंस्ट है। तो इस मंत्रालय ने सेक्शन 69E जो कि आईटी एक्ट का एक सेक्शन है उसके अंतर्गत ये निर्णय लिया। और ये जो सेक्शन है ये किसी भी सरकार को, भारत सरकार को एम्पावर करता है इस तरह की ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए, या सिंपल शब्दों में कहें कि इंफॉर्मेशन के एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए। भारत में तकरीबन 611 मिलियन डाउनलोड्स टिकटॉक के हुए और फाइल शेयरिंग ऐप शेयर आईटी के 400 मिलियन यूजर्स थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा था। इससे संभावित है कि उन कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तीसरी खबर स्पेस टूरिज्म से आ रही है। यूएसए ने प्लान किया है बैलून बेस्ड प्रेशराइज कैप्सूल ट्रिप को शुरू करने का। और ये जो बैलून बेस्ड प्रेशराइज कैप्सूल है स्पेस की एज तक लेकर जाएगा और ये करीब 1 लाख फीट के ऊपर जो अर्थ सरफेस से होती है। और इसके संभावित जो समय है वो 2021 के शुरुआती दौर में है। अगली सदी तो हम कह सकते हैं कि जो अगली सदी है वो स्पेस टूरिज्म की होगी। आपने सुना होगा इटालियन सबमरीन का केस। इटालियन सबमरीन के केस में अब भारत को पुनर्विचार करना पड़ेगा कि अब हमारी अप्रोच क्या हो। आज चंद्र ग्रहण था, तो जो ग्रहण होता है एक्लिप्स को हम दो तरह से बांट सकते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। तो आज चंद्र ग्रहण हुआ। सोलर सिस्टम में ऑर्बिटल मोशन के दौरान जब अर्थ, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी के अपोजिट साइड में जब चंद्रमा होता है तो ये पूर्णमासी की तिथि होती है। लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या पड़ा इसको देखने के लिए कई आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं। जो प्रमुख इम्पैक्ट इसका हुआ उसमें जॉब रिडक्शन है। और ये जो जॉब रिडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी मानी जाती है। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि वर्कर्स की डिमांड कम रही। मिल्क जो कि अलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर का, उसमें डिमांड कम हुई और माइग्रेशन बड़े तादाद पर हुआ। इसका सॉल्यूशन क्या है? एमजी नरेगा कार्यक्रम से इसका सॉल्यूशन हमें कुछ समय के लिए मिल जाएगा। अगर स्किल मैपिंग कामयाब हुई तो इसका समाधान लंबे समय तक चलेगा। और लोकल अथॉरिटीज़ को अगर इसमें इन्वॉल्व किया गया तो इसमें जो संभावनाएं रोज़गार की और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रेफरेंस में एक आर्टिकल आया है। नगरहोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। नगरहोल नेशनल पार्क में सरकार ने सेंसर्स को इंस्टॉल किया है जिससे जो जानवर हैं उनके एक्सीडेंट्स को, व्हीकल्स के द्वारा जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको अवॉइड किया जा सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ट्रैफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म को शुरू करने जा रहा है जिससे कि एक्सीडेंट्स कम होंगे और जो फॉरेस्ट लॉ है, जो नियम है जंगल से रिलेटेड, उनको कंप्लाई किया जा सकेगा। नगरहोल मैसूरू और कोडागू के पास में स्थित है। टाइम स्टैम्प कार्ड सिस्टम अल्लालूर गेट पर लगाया जाएगा और इससे ये निश्चित किया जाएगा कि जो मोटरिस्ट हैं, व्हीकल लेकर लोग जाते हैं, वो रास्ते में कहीं ना रुकें जिससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ आते हैं और इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आइए आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र के खूबसूरत स्टेट महाराष्ट्र की। आज इंडिया के खूबसूरत स्टेट महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जो है वो पश्चिम में है और महाराष्ट्र की जो दो सिंबल्स हैं वो आपको बार बार देखने में मिलते होंगे, एक ग्वाक्ष और दूसरा त्रिमूर्ति। ग्वाक्ष को सिंपल भाषा में झरोका कहते हैं और त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको चेहरा दिखाई देता है।
महाराष्ट्र पश्चिम भारत का एक खूबसूरत सा प्रदेश है। यहाँ की पहचान किले, मंदिर, हेरिटेज साइट्स, माया नगरी, नृत्य और खाना है। महाराष्ट्र पूरे देश से सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के जो मेन अट्रैक्शंस हैं, अ, यहाँ का मेन अट्रैक्शंस काफ़ी हैं। मुंबई भारत की औद्योगिक राजधानी है। मुंबई को बॉलीवुड भी कहते हैं। मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यहाँ मरीन ड्राइव, मुंबा देवी मंदिर, सिद्धि विनायक, जुहू बीच, चौपाटी, हाजी अली दरगाह देखने लायक हैं। मुंबई के पास कई हिल स्टेशंस भी हैं। शिरडी में साईं बाबा जी का मंदिर है। शिरडी के पास ही शनि सिग्नापुर का मंदिर है। यहाँ शनि महाराज की एक भव्य मूर्ति है। औरंगाबाद के पास ही अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। ये गुफाएं आपको 3000 साल पुरानी विरासत को देख सकने का मौका देती हैं। यह क्षेत्र मराठवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पास ही दौलताबाद, बीबी का मकबरा भी देखने लायक हैं। 3000 साल पहले की जीवन शैली आप यहाँ देख सकते हैं। अजंता की गुफाएं अतुलनीय स्थान हैं। नागपुर बुद्धिज़्म, बाबा भीमराव अंबेडकर, डायमंड क्रॉसिंग, रामटेक के लिए फेमस है। नागपुर के संतरे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र को हम विदर्भ के नाम से जानते हैं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर है, जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक है। नागपुर क्षेत्र में अंगूर की खेती बहुत होती है और यहाँ की शूला वाइन फेमस है। मुंबई के बाद पुणे दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा शहर है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में अष्टविनायक मंदिर भी देखने लायक हैं। जहाँ तक हम कुजिन की बात करें तो महाराष्ट्र का बड़ा पाव फेमस है।